प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी 2027 में है सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम सॉल्व करवाने वाले हैं 2027 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो देखो, पेपर देने जाओगे आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर मिलने वाला है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा, जिसका कोड रहने वाला है 816 पी के कोड का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। अब चलो देखो, बात करते हैं कि ये जो पेपर है मेरा, ये पेपर मेरा 70 नंबर का पूछा जाता है। तो 70 नंबर का पेपर मेरा पूछा जाता है। पेपर देने जाना तो अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना, और समय 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व कर देना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है कि समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में पेपर सॉल्व करना है। नोट करके दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश, ये सारे निर्देश दिए गए हैं। तो देखो, जब पेपर देने जाना तो ये सारे निर्देश पढ़ लेना, लेकिन मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्नों की ओर। अब चलो भाई, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लो, इसके सारे प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए और पेपर देने चले जाइए। खंड आ देखो दिया है और बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है खंड आ वर्णात्मक प्रश्न। तो खंड आ वर्णात्मक प्रश्न, तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। ये 1 नंबर का आएगा कि जो 1815 की जो वियना कांग्रेस की जो मेजबानी थी वो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। ड्यूक मेटरनिख ने की थी, इसका सी ऑप्शन याद रखेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखो जियोसेपी मैजनी ने की थी यंग इटली सोसाइटी की स्थापना। अब चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में किस शहर में हुआ था, जहां असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। 1 नंबर का आएगा, है ना। तो इसका देखो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नागपुर में। तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नागपुर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महामंदी, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। तो महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो महामंदी की शुरुआत 1929 में होती है, इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जो हमारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स ने की थी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ये ऐसे याद रखना है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास में किस भाषा के समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमारा 1 नंबर का आएगा। तो हमें उस समाचार पत्र का नाम बताना है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हमारी भारतीय भाषाएं जो हैं, हमारी भारतीय भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं कि भूमि संरक्षण के लिए समोच्च जुताई किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है। जो भूमि संरक्षण के लिए जो समोच्च जुताई जो है किस प्रकार के खेतों में सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो 1 नंबर का आएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी ढालों पर। इसका ये ऑप्शन सही करेंगे, पहाड़ी ढालों पर। अब आगे देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाघों के संरक्षण के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया था। इसका मतलब कि बाघों का किस प्रकार से अच्छे तरीके से संरक्षण कर सके।
तो उसके लिए शुरुआत की गई थी। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 कहता है कि भारत में वर्षा जल संचयन की प्रसिद्ध परंपरा, जो हमारी प्रसिद्ध परंपरा जो मेरी खादीन है ना, प्रसिद्ध परंपरा खादीन मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है ना। ये वर्षा जल संचयन की प्रसिद्ध परंपरा है खादीन, तो बताइए कहाँ पाई जाती है। ये 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही करेंगे। राजस्थान में पाई जाती है खादीन, जो होती है राजस्थान में पाई जाती है। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो हमारा यहाँ पर भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। 1 नंबर का आएगा कि भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का ये ऑप्शन सही करेंगे असम। तो सबसे ज़्यादा भाई चाय जो होती है वो हमारी असम में होती है। प्रश्न नंबर 11 कहता है भारत में मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। तो भारत में जो भाई मैंगनीज का जो उपयोग किया जाता है वो किस उद्योग में किया जाता है। ये 1 नंबर का आएगा पेपर में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग में। तो मैंगनीज का उपयोग हम लौह इस्पात उद्योग में करते हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 12 का ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि जमशेदपुर। जमशेदपुर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि श्रीलंका में 1956 में कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया था। 1 नंबर का आएगा ये भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंहला जो भाषा है, सिंहला फिर सिंहली जो भी भाषा है ना, तो हमारा इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस स्तर की सरकार के पास होती हैं। जो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो कौन से स्तर के सरकार के पास होती है, बताइए। 1 नंबर का आएगा ये हमारा। सभी बच्चे भाई कमेंट कर दीजिए प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का सी ऑप्शन सही करेंगे, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, इसका सी ऑप्शन याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति का आधार मुख्यतः क्या है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधार मुख्यतः क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। तो 15 का ए ऑप्शन सही करेंगे, धर्म मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो। अच्छा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। 1 नंबर का आएगा कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर 16 का मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, है ना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मानव विकास की तुलना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी किस प्रमुख आधार का प्रयोग करता है। तो 1 नंबर का आएगा कि मानव विकास की तुलना के लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास जो है किस प्रमुख आधार का प्रयोग करता है। तो प्रश्न नंबर 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना, इसका प्रमुख आधार है, इसका आधार का प्रयोग करता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। जो मनरेगा में जो भाई काम करने वाले हैं तो उनको 1 वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि 100 दिन, 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार मुख्यतः किस संस्था के पास है। तो भारत में जो मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है किस संस्था के पास है, ये हमसे पूछा गया है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चंस जो थे ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हुए।
अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ से मेरा वर्णात्मक फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। वर्णात्मक एक, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में देना है। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों के चारों प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होगा। 80 शब्द है ना। आप देखो प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका थी, समझाइए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फ्रांसीसी क्रांति। पहले हम इसको ऊपर करते हैं। अब सही है। अब यहाँ पर उत्तर डालेंगे फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका। इसमें लिखेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1789 की जो क्रांति थी उसने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत भूमिका निभाई थी। इस क्रांति ने जो फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर नागरिकों की संप्रभुता की भावना विकसित हुई। फ्रांस में एक समान कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिला और क्रांतिकारी विचारों ने यूरोप के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इतना लिखने के बाद फिर आगे देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, इतना मेरा हो गया है। अब आगे देखो, नेपोलियन ने इन विचारों को कई क्षेत्रों तक पहुंचाया है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास की आधार भूमि तैयार की। फिर एक अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इटली के एकीकरण में ज्यूसेपे मैज़नी की भूमिका समझाइए। ये मेरा अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे ऊपर वाला सॉल्व करो। आप लोगों का भाई अगर मन है कि मुझे इसका उत्तर लिखना, तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो, 4 नंबर का आएगा। और एक फिर इसके बाद अथवा करके पूछा गया नीचे ये वाला, आप इसका भी उत्तर लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा कि भारत में कृषि को कौन कौन प्रभावित करता है, तो हमें उसके बारे में बताना है। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत में कृषि को अनेक प्राकृतिक और मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। तो भाई कौन कौन से कारक भारतीय कृषि को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा पहला जलवायु हो गया, दूसरे नंबर पर वर्षा हो गया, तीसरे नंबर पर तापमान और मिट्टी कृषि के प्रमुख प्राकृतिक कारक हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग प्रकार की जलवायु और मिट्टी आवश्यक होती है। सिंचाई की उपलब्धता भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, यानी कि जो सिंचाई की उपलब्धता जो होती है वो भी कृषि को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जो भूमि की उर्वरता होती है, बीज होते हैं और उर्वरक जो होते हैं, कृषि तकनीक और किसानों की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इसका भी प्रभाव भी कृषि पर पड़ता है। मानसून भारत की कृषि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो मानसून जो होता है वो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो पर्याप्त और समय पर वर्षा होने से कृषि उत्पादन बढ़ता है, जबकि अनियमित वर्षा से फसल प्रभावित हो सकती है। अगर टाइम पर होती रही तो फसल अच्छी होगी, और अगर वर्षा टाइम पर ना हुई तो वही फसल बेकार हो जाएगी। अथवा करके दिया है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। अब ये हमारा फिर से देखो अथवा करके दे दिया गया है। 2 प्रश्न मेरे कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 3 कहता है कि भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। ये 4 नंबर का आएगा पेपर में कि जो भारत में जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। यहाँ पर उत्तर डालेंगे राजनीतिक दलों का महत्व। तो अब हम राजनीतिक दलों के महत्व में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता के समान अपनी नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके लिखना है।
बहुमत प्राप्त करने वाला दल या फिर गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार के पास नीचे लिखेंगे बनाता है, जबकि विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना और निगरानी करते हैं। तो जो विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार की नीतियों की आलोचना और उसकी निगरानी करते हैं। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देते हैं। चलो हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब अच्छा आगे देखो, अवसर देते हैं यहाँ तक हो गया है। वे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक हितों को एक साथ लाने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को व्यवस्थित, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर यहाँ पर उत्तर में लिख देना भारत में, यहाँ पर मेरा अथवा करके दिया है कि भारत में लोकतंत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को समझाइए। तो यहाँ से भाई मेरे कितने क्वेश्चंस, 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसको समझाइए। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव, और इसमें लिखना पड़ेगा कि वैश्वीकरण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध बढ़ा है। विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है और नई तकनीकों तथा उत्पादन की आधुनिक विधियों का प्रसार भी हुआ है। इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं। जितने भी उपभोक्ता जो हैं उनको अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होने लगी हैं और उनको सेवाएं भी मिलने लगी हैं। भारतीय कंपनियों को भी विदेशी बाज़ारों में अपने उत्पाद बेचने के अवसर मिले हैं। जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं वो अपने विदेशों में कोई भी अगर सामान बेचना तो विदेशों में सामान बेच सकते हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादन के अवसर बढ़े हैं। अब आगे देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे दूसरी ओर छोटे उत्पादकों और स्थानीय उद्योगों को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इसलिए वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है। अथवा करके दिया है उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना। 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से मेरा वर्णनात्मक सेकंड पूछा जाएगा। वर्णनात्मक सेकंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे। और यहाँ पर देखो निम्न प्रश्नों के उत्तर कम से कम भाई सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो 150 शब्दों में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। और जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न 6-6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों तथा उसके कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो अब हम इसका देखो उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर उत्तर डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि हमसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण पूछे गए हैं और इसके कार्यक्रम का वर्णन करना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू हुआ। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि साइमन कमीशन का विरोध करना, पूर्ण स्वराज की मांग करना, आर्थिक कठिनाइयाँ और अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ इसके प्रमुख कारण थे। तो ये भाई प्रमुख कारण इसके हो गए। अब आगे देखो गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करने का निर्णय लिया। फिर इसके बाद आगे देखो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। तो इन्होंने भाई दांडी तक यात्रा भी कर डाली। अब देखो आगे, और समुद्र तट पर नमक बनाया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों के सामने धरना दिया। किसानें, महिलाएं और जो विद्यार्थी लोग जो थे, किसानों, महिलाओं और विद्यार्थी लोगों ने, व्यापारियों ने भी आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन से राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई और स्वतंत्रता संघर्ष में आम जनता की भागीदारी बढ़ी। अब एक अथवा करके दिया गया है भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास में समाज और राजनीति को किस प्रकार
प्रभावित किया, समझाइए। तो इसको भी समझाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में विनिर्माण उद्योगों का आर्थिक विकास में क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का ही आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भारत में विनिर्माण उद्योगों का आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इसको हमें विस्तार पूर्वक समझाना है। उत्तर में लिखेंगे विनिर्माण उद्योगों का महत्व। आप लिखना स्टार्ट करेंगे। विनिर्माण उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कृषि से प्राप्त कच्चे माल को उपयोगी तैयार वस्तुओं में बदलते हैं। उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोगों की आय में वृद्धि होती है। विनिर्माण उद्योग कृषि पर बढ़ती जनसंख्या की निर्भरता को कम करने में भी सहायता करते हैं। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। तैयार वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है। और फिर इसके बाद आगे देखो, मुद्रा भी प्राप्त की जाती है, यहाँ तक बता दिया है। विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है। उद्योगों के विकास में परिवहन, बैंकिंग, संचार और व्यापार जैसी सेवाओं का भी विस्तार होता है। औद्योगिकरण से पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सकता है। इसलिए विनिर्माण उद्योग रोजगार, उत्पादन, व्यापार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। और इतना लिखने के बाद फिर एक क्वेश्चन अथवा करके पूछा जाएगा यहाँ पर, भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख उपायों का वर्णन कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये हमारा 6 नंबर का पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। यहाँ पर उत्तर डालेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। अब कौन कौन से रूप हैं तो वो हमें रूप बताने हैं। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन की शक्ति विभिन्न संस्थाओं, स्तरों और सामाजिक समूहों के बीच बांटी जाए। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। दूसरा रूप केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन है, जिसे ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन कहा जाता है। इतना लिखने के बाद तीसरा रूप है, तीसरे रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। फिर इसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चौथे रूप में राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के माध्यम से सत्ता में भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदायों में विश्वास बढ़ता है, संघर्ष कम होता है और लोकतंत्र भी मजबूत होता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन में सत्ता की साझेदारी आवश्यक मानी जाती है। अथवा करके दिया है, भारत में राजनीतिक दलों के सामने उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका भी उत्तर लिख देना, है ना। तो ये हमारा अथवा करके दिया गया था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका तथा आधुनिक मुद्रा के विभिन्न रूपों को समझाइए। यहाँ पर डालेंगे उत्तर, लिखेंगे मुद्रा की भूमिका। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता था, है ना। पुराने ज़माने में क्या होता है कि हम वस्तुओं को सीधे आदान प्रदान कर देते थे, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ भी थीं। मुद्रा ने इन कठिनाइयों को दूर कर दिया। मुद्रा विनिमय के माध्यम से मूल्य मापने और भविष्य के भुगतान का साधन है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कागजी नोट और सिक्के मुद्रित रूप में हैं। जितने भी कागजी नोट होते हैं, जितने भी सिक्के हैं, सब मुद्रा के रूप में कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों में जमा धन भी भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। भाई जो बैंकों में जो धन जो होता है वो उसको भी मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ना, धन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आगे देखो कि यहाँ पर देखो हमने धन भी भुगतान के उपयोग के लिए किया जाता है। लोग चेक, डेबिट कार्ड और अन्य बैंकिंग साधनों के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। बैंक लोगों की बचत को सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देते हैं।
इस प्रकार मुद्रा व्यापार को सरल बनाती है तथा उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अथवा करके प्रश्न दिया जाएगा, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। अब आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मानचित्र कार्य। तो यहाँ से आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित हैं। 9 कहता है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए 1/2 + 1/2 निर्धारित है। आप लोगों को मानचित्र जो है पेपर में 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 5 प्रश्न ये वाले पूछे जाएंगे। ये वाले 5 प्रश्न देख लो और 5 प्रश्न फिर वो वाले देख लो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए, तो लखनऊ है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो चंपारण से। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1929 में। अब यहाँ से हमारा 9 भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मेरा अब 9 भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी देखो 5 प्रश्न ये दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। चावल उत्पादक का एक क्षेत्र, इसको में ये इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। गुजरात की राजधानी नगर, इसको ऐसे दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको ऐसे दर्शा देना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको ऐसे दर्शा देना है। डल झील को ऐसे दर्शा देना है। तो ये हमारा भाई मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हुआ, सॉल्व करा दिया मैंने मॉडल पेपर। और इस क्लास को मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ।